साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों बेसिकली आज की क्लास में मैं कोई डिस्कस नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको आपके वो अधिकार बताऊँगा जिनकी जानकारी आपको नहीं है, जिसके अभाव में आप आए दिन फॉल्स रेप केसेस में फंस कर एक्सटॉर्ट हो जाते हैं, लड़की को भारी भरकम राशि दे आते हैं, अल्टीमेटली पछताते हैं और उसके बाद आप सोचते हैं कि अच्छा हुआ मैं बच गया, अगर लड़ता कार्रवाई करता तो हो सकता है कि मैं जेल भी चला जाता, मेरे परिवार की बदनामी होती, मैटर अखबारों में आता, अच्छा है मैं पैसे देकर आ गया। ज़रा सोचो कि आप पैसा दिए, आप फ्री भी हो गए, जहाँ एक और लड़की की एक रिपोर्ट पर सिस्टम पूरा का पूरा खड़ा हो गया आपको ये ब्लेम कर रहा है कि आप एक रेपिस्ट हो। और जैसे राजीनामा हुआ और लड़की को उसकी मुंह मांगी कीमत मिल गई, तो वही लड़की जब थाने पहुंचती है या कोर्ट में पहुंचती है और सम्माननीय जज से या पुलिस से कहते कि कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक सामान्य घटनाक्रम था, किसी व्यक्ति ने आकर मेरे बिहाफ पर कार्रवाई कर दी, तो वो कंसर्न कोर्ट भी कोई कार्रवाई उस लड़की पर नहीं करता है और पुलिस भी जो है कोई कार्रवाई उस लड़की पर नहीं करता है। अभी तो सब आपको जो है देते हैं शाबाशी, बहुत बढ़िया, आपने राजीनामा कर लिया, इट इज़ गुड। और उस राजीनामा के बेसिस पर एफआईआर तक जो है क्वैश हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि लड़की जो है आपसे मैरिज कर लेती है, उसके बेसिस पर भी जो है एफआईआर क्वैश हो जाती है। बट कई मैटर ऐसे होते हैं जहाँ पर आपका स्वाभिमान जो है वो टकरा जाता है, क्योंकि आपने कुछ गलत किया नहीं है, बट आपकी इमेज को इस तरह से पोर्ट्रे किया रहता है कि यही है वो दुष्ट रेपिस्ट जिसने मेरा बलात्कार किया था, जिसने उठाया मेरी मासूमियत का गलत फ़ायदा। साथियों एक बात समझ में नहीं आती, डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे सेक्स को और बलात्कार को। साथियों कई बार ऐसे इंस्टेंस भी हमें देखने को मिले कि एक लड़की है, वो रोड पर जा रही है, कुछ गुंडे उस लड़की को उठाते हैं जिनको वो पूर्व में जानती नहीं है, वो उसको किसी बस में जो है डालते हैं और अल्टीमेटली उसको नंगा करते हैं, उसके साथ इंटरकोर्स करते हैं और उसकी योनि में कोई इंस्ट्रूमेंट्स या कोई ऐसे धारदार हथियार डालकर उस योनि को ही भंग कर देते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। अल्टीमेटली वो लड़की मृत्युशैया पे पहुंच जाती है और उसके बाद ऐसा भी देखने को मिलता है कि कानून जो है अमेंड हो जाता है, क्योंकि लोग मोमबत्तियां लेकर रोड पर निकल जाते हैं और मांगते हैं इंसाफ उस लड़की के लिए। अपेरेंटली अगर हम इस केस को देखें एज अ मैन ऑफ ऑर्डनरी प्रूडेंस तो दिखता है कि वास्तव में जो है गलत हुआ है। और रिसेंटली हमने केस देखा कलकत्ता में एक डॉक्टर साहब का कि उसके साथ जो है इंटरकोर्स किया गया और उस लड़की की नंगी लाश को वहीं पर पटक के भाग गए अपराधी। ऐसे इंस्टेंस हैं हमारे देश में कि जहाँ रियल में बलात्कार हुए। पर ज़रा सोचिए कि कोई लड़की आपके साथ में रह रही है, आपके साथ घूम रही है, मौज कर रही है, मस्ती कर रही है, आपने एक अच्छी बाइक ली है जिसको हम कहेंगे प्रीमियम बाइक, उसमें आपके पीछे बैठ गई, आपसे आलिंगन कर रही है, किस कर रही है, रीलें बना रही है, उसको सोशल मीडिया पे डाल रही है और अल्टीमेटली आपसे पैसा भी ले रही है, अपने पे खर्चा भी करवा रही है, उसको आपसे बेटर ऑप्शन मिल गया और उसने कर दिया ब्रेकअप। पर आप सहमत नहीं है इस ब्रेकअप के लिए, आप उसका पीछा करते हैं और वो थाने पहुंच जाती है और रिपोर्ट लिखाती है कि इस फला फला व्यक्ति ने मुझे छेड़ा, इसने मेरा बलात्कार किया। तो क्या करोगे आप? मर जाएंगे? ये तो करेंगे कि क्यों लड़े हम इस लड़की से। जब पुलिस बुलाएगी तो अच्छे अच्छों के पजामे जो है ढीले हो जाते हैं, फिर आप जाते हो पुलिस के पास में कि नहीं साहब हम तो रिलेशनशिप जो है सहमति से रखे हुए थे, हमने सेक्स भी किया तो सहमति से किया, अब ये जो है झूठे आरोप लगा रही है। बट पुलिस आपको सुनने की बजाय आपको थाने बैठा लेगी, ये फैक्ट है, आपको हैरेस करेगी, ये भी फैक्ट है। कई बार ऐसा होता है कि आपसे गाली गलौज भी कर सकती है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप पर राजीनामा का दबाव भी पुलिस डाल सकती है कि भाई पैसा दे दो, जान छुड़वा लो। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो कंपेल कर सकते हैं आपको कि भाई जो हुआ सो हुआ, ब्रेकअप हो गया, तू अपने रास्ते, इसको अपने रास्ते जो है जाने दे। साथियों जहाँ तक बात है ब्रेकअप की और जहाँ तक बात है कंसेंट की, तो ये दो अलग अलग स्नैरियो हैं कानून में। मैं जब तक साथ रहे, कंसेंट से रहे, पर जब ब्रेकअप हुआ तो ये कंसेंट नॉन कंसेंट में डेवलप हो जाती है और लड़की का आरोप ये रहता है कि इसने मेरा बलात्कार किया। जैसे मैंने आपसे कहा कि पुलिस भी उस फैक्ट को वेरीफाई करने की बजाय लड़के को दोषी मानते हुए एविडेंस को इस तरह से कलेक्ट करती है, इस तरह से पिरोती है कि लड़का चार्जशीट हो जाता है सेक्शन 376 आईपीसी के अंदर। और कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस का ये भी आरोप होता है
कि लड़के ने लगातार जो है बलात्कार किया, तो वहाँ पर 376 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज एन आईपीसी को ऐड करने की स्थिति भी आ जाती है। पर साथियों, जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया कि जहाँ लड़के लड़े हाई कोर्ट जाके, सुप्रीम कोर्ट जाके, और अल्टीमेटली उन्होंने एफआईआर तो क्वेश्चन करा दिया, या किसी मामले में कन्विक्ट हुए तो हाई कोर्ट जाके जो है बरी हो गए, या सेशंस कोर्ट से बरी हो गए, या सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए, तो क्या ये लड़के बेवकूफ़ थे? ये लड़के बेवकूफ़ नहीं थे। इनका स्वाभिमान जब टकराया झूठे स्वाभिमान से, तो उन्होंने कहा कि हम झुकेंगे नहीं, हम एक्सटॉर्ट नहीं होंगे, हम पैसा लुटाएंगे नहीं, जो कुछ भी है हमारे बीच में वो सहमति से है, जिसके एविडेंस हमारे पास में है, जिसके प्रमाण हमारे पास में, और कानून भी ये कहता है कि कोई लड़का और लड़की सहमति साथ में रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर उनके बीच कोई इंटरकोर्स है तो ये रेप नहीं होगा। पर कुछ शर्तें यहाँ पर है जिसको हमको देखना होगा। पहली शर्त क्या है कि लड़की की उम्र 18 साल या उससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम है तो ऐसे सिनेरियो में कंसेंट है या नहीं है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात है कि सहमति से ही आप इंटरकोर्स कर सकते हैं, इसलिए आप विशेष इस बात का ध्यान रखें कि लड़की अगर बॉर्डर एज पर है, मींस 19 साल 18 साल, तो कभी भी उसके साथ रिलेशनशिप ना रखें। डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करने के लिए उसका जन्म प्रमाण पत्र होता है जो आप खुद उससे मंगवाएं इस फैक्ट को पुष्ट करने के लिए, और अपने ईमेल पे जो है वो कॉपी मंगवा लें। मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि डेट ऑफ बर्थ ही जो है एक डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है कि आपकी ट्रायल चलने किस में है, आईपीसी में या बीएनएस में, या उसके साथ साथ पॉक्सो के अंदर भी। और पॉक्सो सेक्शन लगते ही मामले पैनिक हो जाते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको निवेदन करता रहता हूँ, कहता रहता हूँ, बात को समझा करो और फॉलो किया करो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इस तरह के मामले हैं तो उस सिनेरियो में हमारा अप्रोच क्या है। क्या हम एक्टिवली एक्ट कर रहे हैं या हम डोरमेंटली एक्ट कर रहे हैं? एक्टिवली मीन्स हम क्या अवेयर हैं भविष्य में आने वाले खतरे के लिए, या सिर्फ हमारा ध्यान या हमारा फोकस केवल एक ही बिंदु पे है कि हमें सेक्स चाहिए, सेक्स चाहिए या सेक्स चाहिए। तो इसलिए शुरू में जो मज़े आपको आएंगे वो सबको आते हैं, आपको भी आएंगे, बट बाद में लड़की ने अपना रूप चेंज कर लिया, अपने तेवर पलट लिए, तो वहाँ पर आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आप गलत नहीं हो, मानता हूँ, बट उसके बावजूद भी जब मुसीबतें आती हैं तो कोई रक्षा हमारी नहीं कर पाता है। हम लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमें बेसिकली हमारे राइट्स के बारे में पता ही नहीं है। हमको लगता है कि भाई हमने सेक्स कर लिया तो हमने बहुत गलत काम कर लिया, जबकि आपको मैं ये बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि इवन सुप्रीम कोर्ट का भी व्यू ये है कि अगर कोई मेल है जिसकी उम्र शादी योग्य है या उस एज को वो क्रॉस कर चुका है, इस तरह से कोई फीमेल है उसकी जो शादी की एज है उसको वो क्रॉस कर चुकी है, तो वो घर से भागकर भी शादी कर सकते हैं, लिव इन में रह सकते हैं। ये इंस्टेंस हैं बहुत बड़े बड़े। कुल मिला के जो राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी है, जो कि आपका एक फंडामेंटल राइट है, उसको सिक्योर करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमेशा ही वर्कआउट करती रही है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को आप पे नहीं लाद सकता यदि एक सर्टेन एज को हमने क्रॉस कर लिया है तो। साथियों, कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहक जाते हैं, लड़कियों के मायाजाल में फंस जाते हैं, फिर वो झूठी रिपोर्टें लिखाती हैं और अल्टीमेटली हमको ट्रबल फेस करनी पड़ती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो एक रिसेंट जजमेंट आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। साथियों, जजमेंट का नाम है प्रशांत बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी, जिसका डेट है 20/11/2024। साथियों, जो केस आज मैं डिस्कस करूँगा ये एक व्यक्ति विशेष का केस नहीं है, ये केस हर उस व्यक्ति का है जो झूठे फॉल्स केस में फंसा हुआ है, जिसको मालूम नहीं करना क्या है। उसके लिए ये बहुत बड़ा गाइडिंग प्रिंसिपल बन सकता है अगर आप लड़ना चाहते हैं तो। इसमें एफआईआर तक को जो है क्वैश किया गया है, जो कि दर्ज हुई थी सेक्शन 376 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज एन आईपीसी में और सेक्शन 506 आईपीसी के तहत। साथियों, इस मामले में फैक्ट क्या थे कि लड़की जो है थाने पहुंचती है, वो ये कहते हैं कि मैं अपने भाई के साथ जो है रह रही हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, ये लड़का मेरे टच में आया, इसने मेरे साथ फोर्सफुल इंटरकोर्स किया और अल्टीमेटली ये मुझे धमकाता रहा और कहता रहा कि तेरे भाई को जान से मार दूंगा अगर तूने रिलेशनशिप नहीं रखे तो। मैं कार्रवाई चाहती हूँ, कार्रवाई करें। अमूमन ऐसा ही होता है। पुलिस इस रिपोर्ट पे करती क्या है कि एफआईआर काट लेती है। पुलिस ने यहाँ भी ऐसा ही करा और इसके साथ साथ कराती है लड़की का मेडिकल, जिसको हम कहते हैं मेडिको लीगल रिपोर्ट, ठीक है जी, और नक्शा मौका जो है बनाती है। और कई बार तो इतना आश्चर्य होता है कि लड़की के साथ मल्टीपल रेप हुआ है और जो वो चड्डी या अंडरवेयर पुलिस को देती है, पुलिस उसको बरामद कर लेती है। कभी आप क्वेश्चन पूछना आइयो से कि भाई ऐसा क्या है इस चड्डी में कि लड़की हर बार यही अंडरवेयर चड्डी पहनती है बलात्कार के समय, तो आइयो जवाब तक नहीं दे पाएगा। पर दुर्भाग्य इस देश का
कि वो एविडेंस रिकवर की जाती हैं, वो एविडेंस जब्त की जाती हैं जो एविडेंस किसी काम कर्म की नहीं होती है, क्योंकि अधिकांश केसों में तो वो चड्डियाँ रिकवर होती हैं या वो अंडरवेयर रिकवर होती हैं जो लड़की द्वारा धो दी जाती हैं। और इसी तरह से लड़के की भी वही अंडरवेयर रिकवर होती है जो सालों साल पहने रहा है वो, और ख़ासकर उस रेप केस के अंदर कि हर बार जब रेप किया तब वही मैंने अंडरवेयर पहनी, मतलब ताकत आ जाएगी शरीर में, अजीब गरीब उस अंडरवेयर को पहनती, आहा मज़ा आ गया। इससे साफ मालूम पड़ता है कि इस देश की इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को इन्वेस्टिगेशन करना आती नहीं है, क्योंकि जो भी एविडेंस आप कलेक्ट कर रहे हो अगर वो एविडेंस ही प्रॉपर नहीं है या उस पर कोई इंक्रिमिनेशंस नहीं है तो कैसे कनेक्ट करोगे अक्यूज को क्राइम से। बट करें क्या, फॉर्मेलिटी है, जैसा सिखाया है इनको वैसा ही काम कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़े दुख की बात है। कम से कम सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो भी प्रोसेस होगा रेप केसेस में वो क्या होगा, किस तरह उसको फॉलो करना है, किस तरह ये आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज़ अ रेप और अ कॉन्ट्रैक्ट सेक्स। ये ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आए दिन लड़के झूठे मुकदमा में जो है फंस जाएंगे और लड़कियां जो है फंसाती रहेंगी। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर गर्द लड़कियाँ नहीं हैं, उनका तो काम है, बट हमें बचना पड़ेगा। जैसे आज हम कोई कार चलाते हैं तो सरकार ने क्या बोला आपको कि अपनी लिमिट्स को जो है रखो, मतलब जो आप कार चला रहे हो उसकी लिमिट एज पर रोड जो है आपको डिटरमिन करनी है, ये आपका अपना कॉन्शियस है। अब आप गली में चला रहे हो कार 120 की स्पीड पे और वो टक्कर हो गई तो जिम्मेदारी आपकी है, और आप हाईवे पे चला रहे हो यही स्पीड पे तो आप वहाँ पर लापरवाह नहीं हो, रैश नहीं हो और नेग्लिजेंट नहीं हो। बट पॉइंट इज दैट यू मस्ट बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग द व्हीकल। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जब आप किसी लड़की के साथ संबंध रख रहे हो यू आर रिक्वायर्ड टू बी मोर एक्टिव, यू आर रिक्वायर्ड टू बी मोर क्लेवर, मोर डिलीजेंट इन योर अप्रोच। अगर आप नहीं हो तो वहाँ पर नुकसान जो है आपका ही होगा। सरकार ने नियम कायदे कानून इसलिए बनाया कि किसी के साथ गलत नहीं हो, बट वो नियम कायदे कानून हम समझ ही नहीं पाते। अब नियम क्या है कि लड़की के साथ सेक्स करोगे सहमति के साथ तो ये अपराध नहीं होगा, तो ये लाइन हम समझ ही नहीं पाते हैं, हम पकड़ नहीं पाते। हमको लगता है भाई सेक्स कर लो, अगर हमने से लिखा पढ़ी कर ली तो ये सेक्स करेगी नहीं, भाग जाएगी ये। अरे सेक्स कर लिया उसके बाद इसने रिपोर्ट कर दी तो मारे जाओगे। इन मामलों में सज़ा जो है आजीवन कारावास है। और लड़कियां भी टारगेट करती है बड़े लड़कों को ताकि उनकी इमेज खराब हो, उनके पेरेंट्स को मैं स्टैक कर दूं और जितना पैसा है उतना मैं निकाल लूँ। ये अमूमन सच्चाई है जिसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। अधिकांशतः मीन्स 90% केसेस जो रेप के इस देश में चल रहे हैं वो फॉल्स हैं। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आए दिन ये ट्रेंड बन गया है कि रिपोर्ट लिखा दो, लंबे टाइम बाद में लड़का फेस करता रहेगा, राजीनामा करेगा और अधिकांश मामलों में राजीनामा हो जाते हैं डर के मारे। तो एक अच्छा टूल दिखता है लड़कियों के हाथ में टू एक्सटॉर्ट द इनोसेंट मैन। और हम भी गलत हैं, हम लिखा पढ़ी करते नहीं हैं। अगर आप लिखा पढ़ी कर लोगे, उसकी जहमत उठा लोगे, जो भी ट्रांजेक्शन है खातों में करोगे, मीन्स जो लड़की को पैसे दे रहे हो आप खातों में दे रहे हो, लिखा पढ़ी पूरी कर ली आपने, तो वहीं पर लड़की का इंटेंट जो है क्लियर हो जाएगा आपको कि इसकी नीयत क्या है। अगर वो लिखा पढ़ी कर लेती है देन इट इज़ गुड, वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगी, वो आपके प्रति हमेशा वफादार रहेगी। अगर वो लिखा पढ़ी नहीं कर रही है, चूक रही है, भाग रही है, होशियारी कर रही है कि मैं अपनी बहन से बोल लेती हूँ या किसी और से पूछ लेती हूँ, तो डेफिनेटली इस बात को मान के चलना कि वो लड़की आपकी भविष्य में हालत ख़राब कर देगी और आप पे झूठा रेप केस दाखिल कर देगी। साथियों, यहाँ पर लड़की ने जो है रिपोर्ट लिखा दी, एफआईआर कट गई। अब ये लड़का जो है इस एफआईआर को ले गया हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए। हाई कोर्ट ने क्वेश्चन से मना कर दिया इस पॉइंट पे कि जो भी फैक्ट्स यहाँ पर हैं वो कंट्रोवर्शियल है, जिसका निस्तारण जो है ट्रायल में होगा। मामला जो है बस सुप्रीम कोर्ट में गया, कुछ पॉइंट्स को रखा गया। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, पर ये पॉइंट केवल सुन के मत ख़त्म कर देना अपने दिमाग से। सुप्रीम कोर्ट ने जो रास्ते बताए हैं उसको फॉलो कर लेना कृपा करके। अगर उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपने ड्राफ्टिंग कर ली तो आपको अच्छे रिजल्ट्स वहाँ मिलने की स्थिति रहती है। और किस तरह से एविडेंस को हमें करना है ऑर्गेनाइज, ये भी सुप्रीम कोर्ट जो है हमें स्पष्ट करता है अपने इस इंपॉर्टेंट फैसले में। जब भी रेप केस हो, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी कि सबसे पहले एफआईआर को पढ़ो, इसके साथ साथ जो लड़की के बयान हुए हैं 161 सीआरपीसी में उसको देखो, इसके अलावा जो उसके बयान हुए 164 सीआरपीसी में उसको देखो, और इसके साथ साथ MLR मेडिकल लीगल रिपोर्ट अगर है तो उसको देखो। अमूमन क्या होता है कि जब हम एफआईआर के स्टेज पर चैलेंज करते हैं प्रोसीडिंग्स को, तो वहाँ पर चार्जशीट जो है हमारे पास में नहीं होती है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि 161 सीआरपीसी के बयान वहाँ अवेलेबल नहीं हो, बट 164 सीआरपीसी एफआईआर हमको मिल सकती है, तो वहाँ पर उस बेसिस पर हम कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। बट एडवाइजेबल यही होता है कि आप चार्जशीट की स्टेज पर ही जो है प्रोसीड करें। इन द मीन वाइल यू मे गो फॉर द फेयर इन्वेस्टिगेशन, यू मे गो फॉर द एंटिसिपेटरी बेल एंड यू मे गो टू हैव द प्रोटेक्शन फ्रॉम द कॉर्सिव एक्शन ऑफ द पुलिस, जैसा मैंने आपको बताया। तो साथियों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट तर्क ये था कि रिलेशनशिप जो हमारे बीच में है वो है कंसेंचुअल। एफआईआर में और जो MLR है उसमें विरोधाभास है, कोई ऑफेंस जो है डिस्क्लोज नहीं होता है, लंबे टाइम बाद जो है एफआईआर है। और जो लड़की के बयान हैं
और जो लड़की की एफआईआर उसमें विरोधाभास है। इसके अलावा वो कहते हैं कि जनवरी 19 में लगातार बलात्कार हुआ, जबकि रिपोर्ट जो है वो 29/9/19 को है। इसका जो एमएलआर है वो है 28/9/19 का। ऐसे सिनेरियो में जहाँ लड़के लिख के आते हैं कि फोर्सफुल सेक्स हुआ है, बट उसको प्रमाणित करने के लिए उसके पास कोई भी कॉर्पोरेटिव एविडेंस नहीं है। साथियों, लीगल पोजीशन क्या है कि लड़की बोलती है कि मेरी सहमति नहीं है, तो उस सिनेरियो में ये साबित करने का भार जो है लड़की पर है। सहमति आप कैसे स्टैंड बाय करेंगे कि आपके फोटोग्राफ्स हैं, आप साथ साथ घूम रहे हैं, इसके अलावा कोई वीडियोस हैं या सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, या इसके अलावा आपके बीच लव चैटिंग है, मैसेजेस हैं, इससे आप इजीली जो है प्रूव कर सकते हैं कंसेंट को। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कंसेंट जो है राइटिंग में हो, कंसेंट में भी बाय गेस्चर, मे बी इन्फर्ड फ्रॉम सर्कमस्टेंसेस। इसलिए आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप रिलेशनशिप में हो, लड़की वहाँ पर एडल्ट हो, इस बात को अश्योर कर लो। एक अलग फ़ोन रखो, जो भी आप चैटिंग कर रहे हो वो रिमूव नहीं होनी चाहिए। अगर वो रिमूव हो जाएगी तो अपने खिलाफ ही जो है स्थितियाँ जाएंगी, इसलिए हर स्टेप पे आपको जो है अलर्ट रहना पड़ेगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जजमेंट था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का XXX बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसका साइटेशन है 2024 वॉल्यूम 3 SCC पेज 496, कि जहाँ रिलेशनशिप कंसेंचुअल है, मियर ब्रेकअप हो गया तो वहाँ पर कोई भी केस जो है मेड आउट नहीं होगा रेप का। तो ये बेसिक प्रिंसिपल सामने निकल के आ गया हमारे, इसी पर ड्राफ्टिंग हुई। तो कोर्ट ने अज्यूम किया जो प्लीडिंग्स फाइल पे थी कि जो रिलेशनशिप है वो कंसेंचुअल है, लंबे टाइम तक है और लड़की सहमति से आ जा रही है, सेक्स भी जो है सहमति से हो रहा है। ऐसी स्थितियों को हम इन्फर कर सकते हैं फ्रॉम सर्कमस्टेंसेस अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड। और इसके अलावा ऐसी कोई स्थिति फाइल पे नहीं है कि उसके भाई को डराया हो, धमकाया हो या उसको हैरेस या ह्यूमिलेट किया हो। सिर्फ अवरमेंट कर देने से एक फैक्ट प्रूव नहीं हो रहा था। फैक्ट को साबित करने का भार प्रोसिक्यूशन पे है, ऐसी एविडेंस भी फाइल पे होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लड़की जो है वो कह रही थी और पुलिस वाले मान लेते हैं, ऐसा नहीं। उनको एविडेंस को जो है गैदर करना होगा। और एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए कि सोल टेस्टिमनी ऑफ गर्ल कैन बी बेसिस फॉर कन्विक्शन एंड प्रोसिक्यूशन, पर वो सोल टेस्टिमनी भी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें विरोधाभास नहीं हो। लड़की अपने बयान अगर चेंज कर रही है बार बार, एफआईआर में अलग, पुलिस के बयान में अलग, और जो पुलिस के बयान रिकॉर्डेड हैं उसमें अलग, इसके अलावा 164 सीआरपीसी के बयान है उसमें अलग, तो ऐसे सिनेरियो में हमें फ़ायदा मिल सकता है। तो हर एक एविडेंस जो कलेक्ट हो रही है सब्सिक्वेंट टू रेप, इसके अलावा हर एक बयान जो रिकॉर्ड किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, उसमें क्या विरोधाभास है उसको जरूर देखा करो, जो हमेशा हम नहीं देखते। अगर आपने इनकंसिस्टेंसी को फाइंड आउट कर लिया और उसको हिट करा और ये बुलेट पॉइंट बनाकर अपने पिटिशन में इंकॉर्पोरेट करा, तो निश्चित तौर पर जब आप आर्ग्यू करोगे तो आपको ये पॉइंट क्लियर करने में ईजी रहेगा, बताने में कोर्ट को जो है ईजी रहेगा। तो जब भी कोई मटेरियल एविडेंस होती है कि आप साथ साथ घूम रहे हो, कि आपके बीच रिलेशनशिप जो है वो कंसेंचुअल है, तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जो है चलिए, वहाँ पर कोई भी दिक्कत जो है हमें नहीं आनी। पुलिस तो अपना काम जो करना वो करेगी, पर अगर हम ही चूक गए और हमने अपने राइट्स के बारे में नहीं जाना तो वहाँ पर आप मारे जाओगे। तो अपने राइट्स को पहचानो भाई, गलत आप नहीं कर रहे हो, बट लापरवाह हो, उस लापरवाही का जो नुकसान है वो आपको झेलना पड़ता है। और नुकसान क्या है? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो इतने नुकसान भारी ना हो, इसलिए अलर्ट रहो। जब भी आप रिलेशनशिप में हो प्रॉपर डॉक्यूमेंट लिखो। आप जो लड़की से वार्तालाप कर रहे हो, जो उससे बातचीत हो रही है, उसको रिकॉर्ड करते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके भी जो लव चैट है उसकी एविडेंस को प्रॉपर रखो। और इसके अलावा जो जो खर्चे लड़की पे कर रहे हो उसको प्रॉपर अकाउंट फॉर करो। कोई भी पैसा लड़की से हमें अपने खातों में नहीं लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू वरी। और कई बार क्वेरी ये भी आती है आप लोगों की कि हम किसी लड़की के साथ जो है रिलेशनशिप में, लड़की ने सेक्स किया और उसके बाद कहते हैं कि साहब मेरा पेमेंट कर दो। ऐसे किस्से हैं प्रैक्टिकल, और अल्टीमेटली वो पैसा लेकर जो है हमें ब्लॉक कर देती है, हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो क्या हमने कोई अपराध कर दिया? यहाँ पर एक बात स्पष्ट कह दूँ कि लड़की अगर 18 ईयर से ऊपर है, आप जो है एडल्ट हैं, रिलेशनशिप कंसेंचुअल हैं, ये बात एडमिट भी हो रही है, उसका आपने भुगतान कर दिया है जैसा वो मांगती है। कई बार ऐसा किस्से आते हैं, तो ये कोई ऑफेंस नहीं है, वहाँ पर देयर इज़ नो नीड टू वरी। तो इसलिए चीज़ें बहुत आसान है, अगर आप आसानी से समझोगे और उनको प्रैक्टिकली जो है प्रोसीड करोगे, अपने राइट्स के बारे में जानोगे। नहीं जानोगे, इधर उधर भागोगे और जिनके पास जा रहे हो उनको भी नॉलेज नहीं हुई, उन्होंने आपको और मिसगाइड कर दिया, तो अल्टीमेटली मेडिकली भी जो है आप परेशान हो सकते हो। कईयों को हार्ट अटैक आ गए, कई लोग जो है मर गए, या कई लोग जो है एक्सीडेंट का शिकार हो गए। तो इसलिए जो कुछ होना वो हो गया। बी पेशेंट, शांति रखो और बात को समझो, कंटेंट्स क्या उसको देखो, उसके बाद एविडेंसेस क्या वो निकालो और वर्कआउट करते हुए ज्ञापन सौंप दो पुलिस को, जो अक्सर हम नहीं करते हैं। डिफेंस नहीं बताओगे तो आपको फ़ायदा भी जो है वहाँ पर नहीं होने वाला है। अगर आप सच्चे हो तो वर्क करो, अगर आपने गलत किया लड़की के साथ में माफ़ी मांग लो, कंपनसेट कर दो, और अगर आपको वो माफ़ कर देती है और कोर्ट भी आपको माफ़ कर देता है तो अलग बात है। बट मोटी मोटी बात है कि अगर गलत नहीं हो तो आपका स्वाभिमान अगर उसने अफेक्ट कर दिया है, उससे खिलवाड़ करने की कोशिश करी है, तो मेरी बात मानते हुए लड़ने का प्रयास ज़रूर करना। अगर लड़े नहीं तो वैसे ही हारे हुए हो। क्लियर है? तो
सिर झुका के चलने से अच्छा है कि अपने राइट्स के प्रति आवाज़ उठाओ, लड़ो। और अगर आप में दम नहीं है, आप अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली कमज़ोर मानते हो, तो वहाँ मत लड़ना मेहरबानी करके। अगर आप सक्षम हो तो लड़ो, अपने राइट्स को सिक्योर करो। क्लियर है? तो ये वीडियो उन समस्त व्यक्तियों के लिए है जो अपने राइट्स को अफेक्ट करवा चुके हैं जस्ट ऑफ इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज, जस्ट ऑफ कि उन्हें कानून के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है जी? तो इसलिए मैंने आपको पूर्ण जानकारी दी है, सारी बातें जो है समझाने का प्रयास किया है, ताकि जब भी ऐसा होगा तो करना क्या है, लड़ना कैसे है और आपके राइट्स कैसे जो है आपको सिक्योर करने हैं। तो समाधान हर चीज़ का है, पर लड़ना हमारे हाथ में। क्लियर है? तो जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।